देखो कहां तक पढ़ लिया था हमने? हमको पढ़ना रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में हमने क्या क्या पढ़ा? हम रिकॉर्ड्स बनाते हैं, तो पहली बार हम रिकॉर्ड जो बनाते हैं वो कहां पे लिखते हैं? किस बुक में? जर्नल। फिर जर्नल से सेकंड बुक में हम पोस्टिंग करते हैं, वो बुक का नाम क्या है? उसमें क्लासिफिकेशन होती है। फिर लेजर से अलग अलग अकाउंट्स में और बुक्स में क्या होता है? ट्रांसफर की जाती है। ये तो ही अकाउंटिंग। इसमें परचेज बुक, ये बुक, वो बुक, कैश बुक, सारी बुक सीखेंगे इस साल। मैं आपको मार्क भी कराई थी कि ये सारी बुक्स हमने इस साल सीखनी है। और ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट को बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, और लास्ट में क्या आती है? बैलेंस शीट। उसको क्या बोलते हैं? ये सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, आइडेंटिफाइंग वगैरह वगैरह। तो बुक कीपिंग किसको बोलते हैं? पढ़ो, पढ़ के बता दो। ऑलमोस्ट सेम है, फर्क क्या है फिर? एक काम करते हैं, हम ना डिफरेंस पढ़ते हैं, उससे 100% क्लियर हो जाएगा। सिर्फ डेफिनेशन पढ़ो बुक कीपिंग की, साथ में अकाउंटिंग की, बताओ फर्क क्या है? स्टेज, जब मैं आपको कह रहा हूं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करो और जर्नल में लिख दो, ये अकाउंटिंग है कि बुक कीपिंग? जर्नल में लिखना, जर्नल एक बुक है, फिर उसको क्लासिफाई करके लेजर में लिखना, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, कैश बुक, बैंक बुक, पासबुक, ये सारी बुक्स में लिखना इज नोन एज बुक कीपिंग, अकाउंट्स की बुक कीपिंग। इसके बाद इससे हम क्या, खाली लिख के काम खत्म है? इसके बाद क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। इन अकाउंट में पोस्ट करके अकाउंट्स बनाने, अकाउंटिंग। इस साल हम क्या सीखने वाले? बुक कीपिंग की अकाउंटिंग। सोच के बताओ। हमारी ये इंडेक्स है, इसमें जर्नल भी है, लेजर भी है, स्पेशल पर्पस बुक्स भी है, स्पेशल पर्पस बुक 2 भी है, बैंक रिकॉर्ड से यहां तक ट्रायल बैलेंस तक ये बुक कीपिंग है। इसके बाद जो है वो आगे का सेकंड स्टेज है, हम अकाउंटिंग भी सीखेंगे और बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग को मैं बोल सकता हूं इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, तो वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है अकाउंटिंग। क्लियर हो गया? सेकेंडरी स्टेज अकाउंटिंग है, फर्स्ट स्टेज क्या है? अगला डिफरेंस पढ़ो। देख ले, खोलो। ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का? रिकॉर्ड बना के मेंटेन रखना, लेकिन उसमें कम्युनिकेट, एनालाइज, इंटरप्रेट पोजीशन जानना, मतलब आगे का काम कि अच्छी पोजीशन है, कैसे इंप्रूव होगी, पॉलिसी फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, लोगों को बताया किस किस को कम्युनिकेट करना पड़ता है, बताया था लास्ट क्लास में। हाँ जी, कौन से पेपर? विच पीपल? एनी पीपल? मैं अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बना रहा हूँ, शिव ने सबको बांटा हूँ, पीपल तो वो भी है। कौन से हैं ब्राजील? कंज्यूमर को कुछ चाहिए भाई। तुम कोई सामान खरीदते हो, तुम उसके रिकॉर्ड चेक करते हो, अगर रिकॉर्ड अच्छे होंगे तो सामान खरीदेंगे। रिकॉर्ड है सामान, वो कंज्यूमर थोड़ी है। अगर तुम स्टॉक खरीदोगे तुम कंज्यूमर हो कि ओनर हो? तुम जिस कंपनी का 0.0000001% शेयर खरीदते हो तुम उसके भी ओनर हो, तो कंज्यूमर कैसे होगे? तुम चीजों को रिलेट करना सीखो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? एग्जाम्पल दे। जैसे मेरी जॉब है 1 लाख रुपए की, तो 2 ऑफर है 75,000 और 60,000। ये देखो एग्जाम्पल,
ये लिखा है सर टेस्ट में क्या कि 1 लाख की जॉब है और 2 ऑफर आ गए 75 और 60 संडे ले लूंगा मैं, ये लिखा है सर टेस्ट में, बोल भी यही रहा है। तेरे को 1 लाख की जॉब मिले तो सेंड है कि क्यों लेगा बे? नहीं 75 की थी 1 लाख और कुछ ऐसे बोले तो जो हाईएस्ट कॉस्ट हुई बोल दूंगा कुछ ऐसा। हाँ, जो इकोनॉमिक्स का रट्टा मारते हैं वो तो आए ही ना पढ़ने। तेरे पास 1 लाख की जॉब है, तूने कौन सी छोड़ी, कौन सी नहीं ली? 75 की और 60 की, इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है? वो है कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तू जॉब 1 लाख की करेगा, लेकिन मैं 1 लाख की जॉब है संडे ले लूंगा, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी मेरी। ऐसे आंसर कौन लिखता है कम? और ऐसा इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की रट्टा एसएसटी है, समझा भी क्लासेस में नहीं एग्जाम से आगे से भी एग्जाम से देना। अगला पॉइंट, दिस जॉब इज रूटीन इन जर्नल। पता कब कब बनती है? कब कब? डेली। अगर एक बड़ी कंपनी है उसमें सीए अंदर ही होगा, वो रोज पर्चा जर्नल बनाने का पहला कॉलम पता क्या? डेट। उसमें जैन 1, जैन 2, जैन 3 और जैन 3 में अगर 5 काम हो तो जैन 3 की 5 एंट्री होंगी। जैन 3, जैन 3, जैन 3, जैन 3, जैन 3, अलग अलग एंट्री होंगी, सिखाया जाएगा। तो हर रोज का काम होता है ये, मंथली होगा, वीकली होगा और पूरा साल चलेगा। फिर लेजर में पोस्टिंग में डेट वाइज होती है, मतलब जहां जहां डेट का कॉलम आएगा वो बुक कीपिंग है पूरा साल में। क्लियर हो गया? पर अकाउंट कब बनते हैं? लेजर में भी डेट का कॉलम होता है। अगर जैन 1 में ट्रांजैक्शन हुई है तो जैन 1 के लेजर में चढ़ेगी। जब मैंने कहा था कि आपने परचेज किए गुड्स कैश में, तो एक तो कैश अकाउंट हिलेगा और एक परचेज अकाउंट। अकाउंटिंग में स्टॉक, लेकिन वैसे परचेज अकाउंट हिलेगा। तो एक लेजर बुक होगी, उसमें पेज नंबर 47 पे होगा परचेज अकाउंट, पेज नंबर 12 पे होगा कैश अकाउंट। तो दोनों पेजेस में हमने प्लस या माइनस करना पड़ेगा। तो जब मैं प्लस करूंगा और माइनस करूंगा उस पेज पे, तो डेट डलेगी ना, किस डेट को कैश गया और किस डेट को गुड्स आए। तो डेट मतलब डेट वाइज चलेगा। तो ये रेगुलर होती रहेगी पूरा साल। लेकिन वो कब होते हैं? डायनामिक इन, जब कुछ बदलाव आता है, कोई बड़ा बदलाव आएगा तब बनेगी बैलेंस शीट। और अगर कुछ बड़ा बदलाव नहीं आया तो नॉर्मली कब बनती है? 31 मार्च को। तो उसमें डेट का कॉलम, आपके जो लास्ट के चैप्टर्स में डेट का कॉलम है ही नहीं, उसमें ऊपर लिखा था ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2024, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। तो ये है ना, एक साल में एक ही बार तो बनेगी। आपके 12th के जितने भी अकाउंट्स है वो बुक कीपिंग है ही नहीं, वो अकाउंटिंग है। पूरी 12th में डेट का कॉलम ही नहीं है सिवाय जर्नल के, समझ गए? लेकिन 11 में आपका डेट का कॉलम आएगा। परफॉर्मेंस, इट बीइंग अ रूटीन वर्क कैन बी परफॉर्म बाय नॉट सो ट्रेंड। ये सीए करेगा। सीए के अंदर अकाउंटेंट नहीं होते जो सीख रहे हैं अभी, ऑन गोइंग सीए होते हैं जिनकी वो चल रही होती है इंटर्नशिप वगैरह, फाउंडेशन चल रही है, जो भी जॉब भी कर रहे हैं, आर्टिकलशिप कहते हैं बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं? पढ़ रहे हैं, साथ साथ क्या कर रहे हैं? जॉब भी कर रहे हैं, मैंडेटरी उनके लिए। तो वो लोग ये काम करेंगे। हेलो, ओह गुड, जुन्ना पार भी थी, हाफ सीए भी था। तो जो रियलिटी ऑफ लाइफ है, इकोनॉमिक्स भी रियलिटी का सब्जेक्ट है, तो उसमें लर्न नहीं कर सकते हम, उसमें समझ के और प्रैक्टिकल बन के लिखना पड़ता है हर बार। अगला टेस्ट, इसको अगला टेस्ट सब याद रखना। जैसे बोले बार बार एक ही बोला अगला टेस्ट है कौन सा हमारा अनाउंस्ड? बीएसटी, वो भी बेकार होगा। बीएसटी रट्टा मार के आई हो तो पक्का कह रहा हूँ फेल होगा। अब इट इज बीइंग अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज परफॉर्म बाय ट्रेंड। तो अकाउंटेंट बनाएगा। अकाउंटेंट और सीए में क्या फर्क है जनाब? हेलो, नमस्कार, एक मिनट रुको, कुर्सी खींचो, बैठिए, वीडियो करते हैं जुगाड़। ओके डन। ओके भाई, आ रहा हूं मैं। हाइट नहीं बनानी, लेफ्ट राइट करना है। इज इट ओके? बस मेरे शक्ल आनी चाहिए पूरी, वो भी आधी नहीं। आ रही है भाई साहब? चलो डन। टेढ़ा मेढ़ा मत होइए भाई, वीडियो चल रही है। खिसक ले, कोई दिक्कत नहीं। आपका टेस्ट मेरे को पसंद आया जिंदगी में पहली बार 3 साल में। वो आपके 2 क्वेश्चन 3 मार्क के गलत हो गए।
हाँ, 2 उल्टे पुल्टे आंसर लिख दिए आपने, वो कल दिखाएंगे सबको। पहले मुझे आंसर क्या था? कल 2:30 टेस्ट डिस्कशन है, आंसर क्या था? सब बताया जाएगा। जो तुमने 7 में लिखा वो फर्स्ट का आंसर था, जो फर्स्ट में लिखा वो 7 का आंसर था। वैसे आंसर ठीक लिखे तुमने। अगर तो क्वेश्चन नंबर बदल देता ना, कई लोगों ने ऐसे भी किया है, 1 को काट के 7 किया, मैं उनको भी मान गया हूँ। तो क्वेश्चन बदल देता ना, बहुत 6 मार्क्स आ जाते, 6 मार्क्स बढ़ जाते सीधे बैठे बैठे। तो मेरे को ये तो कुछ को आंसर तो आता था ना कम से कम, तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, तो लर्न तो किया ना इस बार। तो साल की स्टार्टिंग में अगर ये हालात है, उसको गड़बड़ में करियो, ऐसी कंटिन्यू रख, मजा आएगा। थोड़े दिन पहले ना मैंने कुछ सुना, चलो मैं किसी और दिन बताऊंगा तुमको, आज नहीं, टाइम नहीं। तो सीए और अकाउंटेंट में क्या फर्क होता है श्रीत? सीए क्वालिफिकेशन के बाद कंप्लीट होता है, अकाउंटेंट अभी रास्ते में पढ़ रहा है, उसके नीचे जॉब कर रहा है जो, वो अकाउंटेंट है। तो बुक कीपिंग अकाउंटेंट भी कर सकता है, लेकिन अकाउंट्स कौन मेंटेन करेगा, साइन कौन करेगा उस पर? लेवल ऑफ स्किल्स, बुक कीपिंग इज मैकेनिकल इन नेचर एंड दस डज नॉट रिक्वायर स्पेशल, क्योंकि ये अकाउंटेंट भी कर सकता है, लेकिन अकाउंटिंग रिक्वायर स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड, क्योंकि अकाउंटेंट का काम सिर्फ साइन करना नहीं है, वो अकाउंट्स के बाद मैनेजर्स को हेल्प करेगा, कुछ एडवाइस करेगा, कुछ आगे क्या इंप्रूविंग स्किल्स बताएगा कि आप ये मत करो, आप ये गलत कर रहे हो, आप ये सही करो, वो राय देगा। क्योंकि मोदी को सब कुछ नहीं पता होगा, मोदी के फाइनेंशियल एडवाइजर को पता होगा, वो सी होगा, वो बताएगा ना कंट्री में क्या हालात है, भाई से मुंडी टेढ़ी इधर की, बस ऐसे ऐसे नहीं है, हिलना नहीं है। ठीक है जी, बात पकड़ में आई? ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। उसमें कम्युनिकेटिंग और स्किल्स की बात है, परफॉर्मेंस की बात है, तो उसको मिला जुला के पॉइंट बना दिया गया। तो इसका डिफरेंस को इंपॉर्टेंट लिखो, ये आता ज्यादातर टेस्ट में, आई डोंट नो मेरे टेस्ट में आएगा कि नहीं, पर ये आता ज्यादातर, मेरे को याद नहीं एक्चुअली। क्वेश्चन दिए सारे ही करने ब्लू वाले, तो मिरर कर रहा है लेंस कर रहा है, तो मिरर के पेज में बता देना इसको, कॉनकेव की है कॉन्वेक्स की, बता दो। ये यही है, क्वेश्चन 11 से स्टार्ट हो जाओ, 13 नहीं होगा, 13 को छोड़ के बाकी शुरू कर, 13 तेरे को ये सिखा देगा। अब आता है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, खाली डेफिनेशन पढ़ के बताओ क्या समझ आ रहा है। बुक कीपिंग बुक्स में नोट करना, सेकेंडरी स्टेज आती है अकाउंटिंग, उसके अकाउंट्स बनाना और कम्युनिकेट करना। तो अकाउंटेंसी क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी? दोनों को मिला के नहीं, है क्या थ्योरी जो वही पढ़ रहे हैं, वो अकाउंटिंग है समराइज करना। तुमने जो बुक कीपिंग करी उसमें कुछ प्लस किया होगा, कुछ माइनस किया होगा, कुछ डेबिट किया होगा, क्रेडिट किया होगा, फिर अकाउंट्स में, अकाउंट लेजर में किया होगा, फिर अकाउंट्स में किया होगा। अकाउंट बनाने का एक फॉर्मेट होता होगा, अकाउंट बनाने के कोई डिसिप्लिन होता होगा, वो सारे प्रिंसिपल्स, थ्योरम, कंसेप्ट और बेसिस को अकाउंटेंसी बोलते हैं। चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे जो, वो सारे प्रिंसिपल जिनके ऊपर बेस करके हम डेबिट क्रेडिट करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, वो सारी चीजें जिनको ध्यान में रख के अकाउंट्स बनाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी। मतलब अकाउंटिंग की पढ़ाई को क्या बोलते हैं? जो आप पढ़ रहे हो वो अकाउंटिंग नहीं, अकाउंटेंसी है। तभी आपके अकाउंट्स के सब्जेक्ट का नाम अकाउंटेंसी बोलते हैं, अकाउंट्स नहीं बोलते। अकाउंट्स तो हम बोलते हैं ना, सब्जेक्ट का नाम क्या है? जैसे मैथ्स बोलते हैं, सब्जेक्ट का नाम तो मैथमेटिक्स है ना, तो मैथ्स हम छोटे में बोलते हैं, तो अकाउंट्स हम शॉर्टकट में बोलते हैं। रियल में नाम क्या है? अकाउंटेंसी। तो ये घर पे पढ़ना आपने होमवर्क में, डिफरेंस। ये इंपॉर्टेंट कम है लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। अब आता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। पहली इंफॉर्मेशन किससे रिलेट करती है? प्रॉफिट और सरप्लस से। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट। ये बताते हैं कि हमारी कंपनी में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ। ऐसी इंफॉर्मेशन में कौन इंटरेस्टेड होगा प्रॉफिट और लॉस में? शेयर होल्डर,
शेयर होल्डर ओनर एक ही बात। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड है? टैक्स मांगेगी। आगे बैंक्स क्योंकि लोन देंगे, क्रेडिटर्स क्योंकि उधार देंगे, और बताओ है को पार्टनर्स, फाउंडर्स, ठीक है, और एम्प्लॉयज क्यों चाहिए? एम्प्लॉयज को पता है कि जॉब सिक्योरिटी, की सैलरी टाइम में मिलेगी नहीं। इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, ओनर, इन्वेस्टर सब एक ही बात होती है। को फाउंडर, फाउंडर सब एक ही दुनिया है भाई, ये अलग अलग नाम दिए गए हैं, एक ही बात। एम्प्लॉय को क्यों चाहिए डिवोर्स? उनको अपनी तनख्वाह की चिंता है कि टाइम पे मिलेगी कि नहीं। एडवाइजर तो वो खुद ही है। हाँ ऑब्वियस बात है। अब ये घर पे पढ़ना है। सेकंड नंबर क्या है? देखो हम जो सीखेंगे इस साल है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो नॉर्मल कॉर्पोरेट्स बनाते हैं। एक एनजीओ क्या बनाता है? स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, गुरुद्वारा, मंदिर, ये सब क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम एंड, लास्ट लाइन में लिखा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाती है? वो प्रॉफिट के लिए नहीं काम कर रहे, वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। समझ आई? कोई स्कूल कॉलेज खुला तो किसके लिए खुला है? तो प्रॉफिट के लिए नहीं खुला। तो वो अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट खोलते हैं, जैसे हम पीएनएल अकाउंट खोलते हैं। तो एक साइड इनकम, एक साइड खर्चे, जो बचता है वो सरप्लस, हम उसको बोलते हैं प्रॉफिट, वो उसको क्या बोलते हैं? हम लॉस को बोलते हैं लॉस, वो क्या बोलते हैं? डेफिसिट। प्रॉफिट की जगह क्या वर्ड यूज होगा और लॉस की जगह? 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था, अब नहीं है, एनपीओ। अब वो कॉलेज में आएगा बेटा। एनपीओ जो होते हैं, नॉन एनजीओ एनपीओ, एक ही बात होती है। ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस के लिए नहीं बने, ये वेलफेयर सोसाइटी के लिए। तो दे कैन नॉट मेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गवर्नमेंट ने मना किया है। तो गवर्नमेंट ने इनके लिए अलग से लॉ बनाया, क्योंकि हिसाब किताब तो इनको भी लेना, पैसा इनके पास आ रहा है ना, खर्चे भी है, कुछ बेचते हैं, वो पैसा आता है डोनेशन से या आता है सब्सक्रिप्शन से आता है। तो पैसा आने के बाद या फीस से आता है, कुछ खर्चे दिखाने के बाद जो बचता है उसको सरप्लस कहते हैं। प्रॉफिट की जगह क्या यूज करते हैं वर्ड, और लॉस की जगह डेफिसिट। अगर खर्चा ज्यादा हो गया तो डेफिसिट, क्लियर हो? कमी। गवर्नमेंट, तभी तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इन पर टैक्स नहीं लगता, क्योंकि इन पर टैक्स नहीं है, सरप्लस है, सिंपल है। क्योंकि जो पैसा बचेगा ना, ये अपने घर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि मालिक ही नहीं कोई इस पे, कोई सिंगल ओनर होता है इसमें, ट्रस्ट होता है इसमें, ट्रस्टी होते हैं, तो वो सब में सबकी सैलरी होती है। उल्टा ट्रस्टी सैलरी लेता नहीं है, ट्रस्टी तो पैसे डोनेट करता है हर साल। वो इस ट्रस्टी जो पैसा डालता है हर महीने, वो तो पैसे डालने वाला लेगा थोड़ी, वो अंदर खाते लेता है पैसे, ब्लैक मनी। सबसे बड़े घोटाले एनपीओ से ही होते हैं दुनिया में, ब्लैक मनी को व्हाइट एनपीओ करता है। क्या? मान लो मेरी एक एनपीओ है, मैं गरीबों को भला करता हूँ, कुछ मैंने कुछ धर्मशाला कुछ खोला हुआ है, ठीक है ना, तो मेरे पास डोनेशन आती है, मेरे पास डोनेशन आएगी तो मैं व्हाइट में लूंगा जो बैंक में जमा होगी। जिस मेरे पास जो डोनेशन आती है, जो तू पे करेगा, तेरे में टैक्स में छूट मिलेगी, तेरे को मिलेगी टैक्स में छूट, और मेरे को कोई टैक्स देना नहीं उस पैसे का। तो तू मेरे को 20 लाख रुपए क्या कर रहा है? डोनेट। पर्ची कटवाएगा 50 लाख की। बात समझ आई? नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया। तू पैसे मेरे को 50 लाख रुपए कैश देगा, ऐसे ही कुछ था, कुछ करना पड़ेगा इसमें, है ना? ज्यादा की पर्ची ज्यादा की बनेगी पर्ची। तो देगा 20 लाख रुपए, सॉरी, तू मेरे को चेक कैश कितना देगा और पर्ची कितने कटवा रहा है, तो तेरे अकाउंट्स में कितने की रिबेट मिल जाएगी? 50 लाख की। तो तुम दिए कितने? मेरे को 50 लाख की पर्ची काटने में कोई दिक्कत नहीं, मेरे को टेंशन ही नहीं है, मेरे को टैक्स देना है, मैं खर्चा दिखा दूंगा ना। 50 लाख रुपए अलग अलग टाइम पे 5-5 लाख का फालतू खर्चा हो गया कुछ, समझिए? अरे तो ये होता है ना, ये नॉर्मल होता है भाई, व्हाइट मनी। अरे जितने बड़े कॉर्पोरेट बिजनेसमैन है, सबने एनजीओ खोले हुए हैं, इसी काम के लिए खोले हुए हैं, अपना ब्लैक मनी को व्हाइट करते हैं वो, समझ गए क्या? क्या ब्लैक को व्हाइट ही तो हो रहा है, जो मेरा कैश था वो व्हाइट हो गया ना। जो मेरा कैश है, मेरे को टैक्स देना पड़ रहा था उस पर, मैंने एनजीओ को दे दिया, आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और 20 लाख दिया, मिला मेरे को तो फायदा, मेरे को 20 लाख मिल रहा है, पर्ची 50 की काटने क्या दिक्कत है? क्या? और पता और भी तरीका होता है, वो मेरे को चेक देंगे 50 लाख का, बेहौस ने चेक कितने का दिया? चेक
चेक तो व्हाइट मनी होता है। कितने का चेक दिया तुमने मेरे को? 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए। तो तेरे अकाउंट से मेरे अकाउंट में कितना पैसा आ गया? मैं तेरे को 30 लाख कैश वापस कर दूंगा, क्योंकि मैं बैंक से कैश निकाल सकता हूं, तू नहीं निकाल सकता। तेरे को दिखाना पड़ेगा कैश का यूज हुआ। मेरे पास तो कैश मोटेशन भी तो आती होगी, मैं वो कैश तेरे को दे दूंगा। 20 मेरे को मिल गया ना, उसका 50 वाइट हो गया ना, उसका तो 50 पूरा टैक्स एग्जेम्प्ट हो गया ना, टैक्स की छूट मिल गई उसको। ऐसे बहुत काम होते हैं। 30 का मेरे को लिखना ही क्यों? मैं तो कैश ऐसे लिखूंगा ही क्यों? मैं वो जो एनजीओ के पास कैश पड़ा है, एनजीओ दिखाएगा किसी को? गुरुद्वारे में जो कैश में पैसा है किसी को दिखाने की जरूरत पड़ती है? अब वो मान लो गुरुद्वारे में आज कलेक्शन 3 लाख की हुई, तुम्हें पता 3 लाख था कि 30 लाख था? किसको पता कैश कितना आया? वो तो कैश तो ब्लैक मनी होता है ना। मेरा ब्लैक मनी तेरे पास चला गया, मेरा खप गया, मेरे को फायदा हुआ। तेरा 50 लाख की टैक्स में छूट मिली, तेरे को दोनों का फायदा हुआ। तेरे को टैक्स में फायदा, मेरा ब्लैक मनी पड़ा था, मेरा बच गया, व्हाइट हो गया, बैंक में पैसा आ गया मेरे पास। तो ऐसे होता है एनजीओ में। चलिए सिलेबस नहीं है भाई, सिलेबस नहीं है। कुअर नंबर 2 है ये। ब्लैक कौन करता? सब व्हाइट करते हैं। अगर हम अपना पैसा किसी और कंट्री में लेके जाएंगे कैसे? कैसे लेके जाएगा? गोल्ड की फॉर्म में स्मगलिंग होती है, यही तो बात। कैश कैसे लेके जाएगा? कैश की एक लिमिट है, उससे ऊपर लेके नहीं जा सकते आप किसी कंट्री में। तो वहां पे लेके जाने के लिए आपको अपने बैंक में जमा करना पड़ेगा, वहां जाके निकालना पड़ेगा। बैंक में जमा करते ही गवर्नमेंट को पता लग गया, समझ गए? स्मगलिंग होती है वो। तो इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको क्या बोलते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट। ओनर को खाली प्रॉफिट एंड लॉस जाननी, एसेट लायबिलिटी नहीं जाननी कि क्या मेरे एसेट लायबिलिटी से ज्यादा है कि नहीं, मेरी पोजीशन अच्छी है कि नहीं। अगर एसेट लायबिलिटी से ज्यादा होंगे तो फायदा है ना, हम लायबिलिटी रीपे कर सकेंगे एसेट बेच के। तो इसको बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। ये भी इंफॉर्मेशन है। लास्ट क्या है? अबाउट कैश फ्लो। ये आपका 12th का लास्ट चैप्टर है, कैश फ्लो, कि पूरे साल में कितना कैश आता है। और देखो, मान लो मेरे को पूरे साल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने दिखाया कि 2 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया। इसका मतलब यह कि 2 लाख मिल भी गया। क्या पता प्रॉफिट कमाया हो और डेटर के पास पड़ा हो, कुछ गुड्स उधार में बेचे भी तो होंगे, वो पैसा मिल गया। कुछ कुछ उधार में खरीदे भी होंगे, पैसे दे दिया। 2 लाख कमाने का मतलब है कि 2 लाख पड़ा भी है मेरे पास प्रॉफिट। तो एग्जैक्टली कैश में कितना प्रॉफिट पड़ा है, उसके लिए नया अकाउंट बनता है। उसका नाम क्या होता है? ये उसका सब अकाउंट है। अगर टोटल प्रॉफिट 2 लाख आया है, उसमें से इस साल कैश में कितना प्रॉफिट हुआ है, खाली कैश सेल और कैश परचेज से, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट की कैश आया कितना और कैश गया कितना, उसका क्या बोलते हैं? कैश। इस ये जानना क्यों जरूरी है? खाली प्रॉफिट लॉस बहुत था। रनिंग बिजनेस करने के लिए सैलरी कैश में पे करनी पड़ेगी, वेजेस कैश में पे करने पड़ेंगे, फोन के बिल, बिजली के बिल, ये बहुत सारे खर्चे कैश में करने होते हैं। तो हमें ये ओनर को ये जानना होता है, मैनेजर को ये जानना होता है कि पूरा साल एग्जैक्टली खाली कैश आ कितना रहा है, ताकि अपने कैश आउटफ्लो के एक्सपेंसेस हम पूरे कर पाएंगे कि नहीं टाइम पे। और अगर पता लग गया नहीं कर पाएंगे, फटाफट से फोन उठाएंगे, डेटर को फोन करेंगे, भैया पेमेंट कराओ, कि कैश की जरूरत पड़ने वाली है। जब पड़ जाएगी तब फोन करोगे, पहले करोगे? तो पहले का कौन बनता है ना, कैश फ्लो, वो बताएगा कैश की कमी हो रही है, तो कैश इकट्ठा करो। तो ओनर को सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में जानने की जरूरत नहीं है, कैश इनफ्लो आउटफ्लो जानने की भी जरूरत है, कि आने वाले कैश ऑब्लिगेशंस को मैं टाइम पे कर पाऊंगा, इतना कैश इनफ्लो आ जाएगा कि नहीं। ऐसे बहुत सारे अकाउंट इस साल और अगले साल सीखेंगे। क्लियर है? अब आता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, ये आप घर पे पढ़ेंगे। ये वो चीजें जो अकाउंट्स में हम यूज, इनको रिकॉर्ड नहीं करते, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलो पढ़ाया। तो पहला क्या है? क्या रिलायबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं? पर ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं? क्या सीए जब आया, आपकी बनी हुई पर्चियां रिलायबल है, ट्रस्टवर्थी है, तो ये रिकॉर्ड करेगा और करेगा नहीं। आप बोलते हो यार मैं बोल तो रहा हूं मेरे पर्ची घूम गई थी, तो मानना, कर दो क्या रिकॉर्ड? सीए रिकॉर्ड नहीं करेगा, वो कहेगा रिलायबिलिटी लिखा, प्रूफ दिखा, ट्रस्टवर्थी। क्योंकि जो अकाउंट्स बनते हैं बहुत जगह ट्रांसफर किए जाएंगे, तो ये इंफॉर्मेशन रिलायबल उनके लिए ट्रस्टवर्थी होनी चाहिए। तो एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, पर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्या है? अकाउंट्स। सेकंड क्या है? रेलेवेंट।
रेलेवेंट एविडेंस होगा, इंफॉर्मेशन होगी, वही रिकॉर्ड की जाएगी, अदरवाइज नहीं की जाएगी। तीसरा, ऐसे रिलायबल है कि ट्रस्टवर्थी। रेलेवेंट और रिलायबिलिटी में क्या फर्क है? कई बार चीजें ट्रस्टवर्थी होती है, बिना एविडेंस के भी काम चल जाता है। रिलायबल है, सोर्स रिलायबल है। रेलेवेंट मतलब उसके रेलेवेंट एविडेंस होना चाहिए, उसका रेलेवेंस क्या है, मतलब उसके पीछे बैकअप का एविडेंस क्या है, क्या सबूत है आपके पास। ठीक है। अंडरस्टैंडेबिलिटी, अकाउंट्स ऐसे बनाओ ताकि अकाउंट्स पढ़ने वाले बंदे को समझ, अगर वो अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है तो क्या हो गया, अब इसकी राइटिंग कितनी अच्छी है, अगले साल अकाउंट्स बनाएगा तो किसको समझ आएंगे। और अकाउंट्स के बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बात याद रख लो, जिनकी नहीं है शुरू कर लो। अकाउंट्स में गिचड़ पिचड़ नहीं चलती, अकाउंट्स अंडरस्टैंडेबिलिटी मांगते, पढ़ा भी आपने तो। अकाउंट्स एक सब्जेक्ट है जो आपकी राइटिंग अच्छी कर सकता है। नीट एंड क्लीन अकाउंट्स बनना चाहिए, उसमें सिखाएंगे जब बनाएंगे आपको क्या चाहता है। किसने बोला कंसिस्टेंट आना चाहिए? चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। हाँ तो बोलो ना नहीं है बस। Also find the coordinates of the points where the graphs of the equation meet y-axis। कहाँ y मीट कर रहा है? यहाँ मीट कर रहा है, यहाँ मीट कर रहा है। 0,3, 0,1। अब आता है कंपेरेबिलिटी। अकाउंट्स ऐसे बनाओ ताकि वो क्या हो जाए, किससे कंपेयर करने, और मेरी कंपनी तेरी कंपनी से कंपेयर करेगी कि तू अच्छा कर रहा है कि मैं अच्छा कर रहा हूं। तो कंपेरेबिलिटी के लिए क्या चीज जरूरी है? अकाउंट्स बनाने के ना कुछ अलग अलग फॉर्मेट्स भी होते हैं। अगर मैंने फॉर्मेट ए यूज किया इस साल, तो मैं अगले साल भी क्या यूज करूंगा, क्योंकि कंपेयर तभी हो पाएगा ना। इस साल फॉर्मेट ए यूज कर लिया, अगर फॉर्मेट बी यूज कर लिया, कंपेयर होगा। तू फॉर्मेट बी यूज करता है, मैं तब कंपेयर हो पाएगा नहीं। तो कंपेरेबिलिटी भी बहुत जरूरी है अकाउंट्स में। तो 5-6 साल 10 साल कम से कम एक ही फॉर्मेट यूज करते रहो, एक प्रिंसिपल भी आगे जाके आएगा, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। इस साल आपने ए फॉर्मेट यूज कर लिया और इसी कंपनी बी फॉर्मेट यूज कर रही, तो आप अगले साल बी करोगे क्यों? इससे कंपेयर करने मेरे को कौन सा चुल मची कंपेयर करने की, मैं कर नहीं पाऊंगा ना। जिसका होगा उससे, मैं खाली इससे कंपेयर करने के पीछे बी क्यों करूंगा, वो ए करे तो मैं उससे करूंगा ना जो ए करता होगा। पर यही कंपटीशन है कंपटीशन तो मेरा सी ए कर देगा कंपेयर, उसको तरीका बताओगा। तो यहां पे लिखा भी है इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म, लिखा है कि नहीं लिखा? एक गुरंज बताएगा इंट्रा फर्म और इंटर फर्म में फर्क क्या होता है। इंट्रा फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म एक कम बताएगा। नहीं ओनली मोता सिंह जीटीबी जीएचपीएस। इंटर फर्म और इंट्रा फर्म, वो बैग तो मोता सिंह लिया है भाई। इंट्रा फर्म और इंटर फर्म फर्क क्या होता है? अपने रिकॉर्ड हर साल इंट्रा फर्म सॉरी, और मेरा फर्म इसकी फर्म से कंपेयर कर रहा है। इंटर स्कूल कंपटीशन नहीं होता, अलग अलग स्कूल, एक इंट्रा स्कूल होता है, अपने स्कूल के बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं, ठीक है, कंपीट कर रहे हैं, मतलब अपने रिकॉर्ड लास्ट ईयर के रिकॉर्ड से। अब आते हैं यूजर्स, ये इंपॉर्टेंट पेज है आपका। इंटरनल यूजर्स कितने दिए हैं? क्या तो क्वेश्चन में दिया है ना, ये तो 3√3 क्वेश्चन में दिया है ना। नहीं, आंसर क्वेश्चन क्या है, दोबारा दिखाओ। मल्टीप्लाई करना है मैडम, बाय का मतलब डिवाइड थोड़ी है। क्वेश्चन ऊपर मल्टीप्लाई लिखा नहीं है, सारे पार्ट्स मल्टीप्लाई करने हैं इसमें। क्वेश्चन पर मल्टीप्लाई है, क्वेश्चन 3 की बात है। तो 3 में 3 कर रही है, कौन सा पार्ट कर रही है 3 में? ये तो कोई पार्ट ही नहीं है। क्वेश्चन 3 लेकिन पार्ट 2 का लिख लिया है, इसलिए आंसर बनता है। देख तूने 2 का पार्ट लिख लिया 3C, इसलिए मल्टीप्लाई करना आ गया। अनलाइक लाइक का फर्क पता लग रहा है, गुड। इंटरनल जो कंपनी के अंदर की यूजर्स है, कौन कौन है भाई सब? ओनर को चाहिए इन्फॉर्मेशन, क्यों चाहिए सब पता लग गया। प्रॉफिट भी जानना है, पोजीशन भी जाननी है, सब कुछ जानना है, वो सब लिखा हुआ है। फिर और कौन है?
कि आगे की पॉलिसीज कैसी बनाई जाए, प्लानिंग कैसे की, सब कुछ क्या आगे इंप्रूव कैसे किया जाए, ये किसको करना है? मैनेज को सिर्फ साल के एंड में जरूरत है कि बीच में जरूरत पड़ती है? क्योंकि कैश कितना आ रहा है और कितना चाहिए, डेटर को फोन कौन करेगा? मालिक की मैनेजर। फिर स्टॉक कितना मेंटेन करना है, स्टॉक और रखे कि ना रखे, कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा मार्केट में, तो ये सब कुछ मैनेज, मतलब मैनेजर को तो पूरे साल चाहिए अकाउंट्स, ओनर को बीच में चाहिए होता कभी कभी, सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। मोस्टली वो 31 मार्च को ही इंटरेस्टेड होता है। अब आते हैं एक्सटर्नल में, पहला कौन है भाई साहब? ये बता चुका हूं, इनको अपनी दिहाड़ी से अपनी तनख्वाह से मजबूत हुआ है, सेल्फिश भी नहीं, क्योंकि इंटरनल वो होते हैं जो एग्जैक्टली कंपनी के बारे में कुछ प्लान करेंगे, जानेंगे। इनको प्रॉफिट लॉस अपने लिए चाहिए, सैलरी कंपनी से बाहर जाती है। एम्प्लॉइज शेयर होल्डर्स, ठीक है, वो कंपनी पैसा लगा रहे हैं, एम्प्लॉइज ने कौन सा पैसा लगाया? प्रॉफिट किसको मिलेगा? एक मिनट, नहीं, मैनेजमेंट में मैनेजर्स आते हैं, उनके नीचे जो काम करते हैं वो एम्प्लॉइज होते हैं। ओनर्स में है, प्रॉफिट नहीं है, सैलरी बांटने के बाद प्रॉफिट बचता है, सैलरी एक्सपेंस होता है। तो एम्प्लॉइज ओनर्स कंपनी के वही रहेंगे बहुत साल तक, एम्प्लॉइज तो बदलते रहेंगे ना, आते जाते रहेंगे, तो कम कि सेम रहेंगे हर वक्त है। हाँ, उनको अगर 70,000 की जॉब मिल जाएगी, चेंज कर लेंगे, उनको फायदा हो जाएगा। भाई यार 1 लाख तो बड़ा कम है, 75 करते हैं। 1 लाख बहुत ज्यादा हो गए, इतनी तो कहाती नहीं मेरी, कौन गिनेगा, मैं गिन नहीं पाऊंगा, 75 तक आती है मेरे को काउंटिंग, उतनी करेंगे हम, तो कोई बड़ी बात नहीं, लिख भी देगा ये आंसर। सेकंड, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को लोन देना है, इसलिए उनको जाननी चाहिए कि रीपे कब कर पाएंगे। तीसरा, बाहर के इन्वेस्टर जो अभी इन्वेस्ट पोटेंशियल लिखा है, मतलब अभी इन्वेस्ट नहीं किया, अभी शेयर होल्डर नहीं बने, तो वो पहले जानेंगे फिर इन्वेस्ट करेंगे। वो ओनर बन गए, शेयर होल्डर। पोटेंशियल लिखा है ना, पोटेंशियल में जो करना चाहते हैं, दे हैव पोटेंशियल टू इन्वेस्ट, मनी टू इन्वेस्ट, अभी किया नहीं है, वो 500 कंपनियों में सोचेंगे और 5 में इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज दे हैव मनी। एम्प्लॉय अपनी कंपनी में कैसे इन्वेस्ट करेगा, पहले तो ये बताओ, क्या कोई एम्प्लॉय अपनी ही कंपनी का शेयर खरीद सकता है बाई डोर? अच्छा, मेरे को उस हरनेक को मेरे को जा ही रहा है, ये वाले के पास अपॉइंटमेंट लिया, और वो भी सोने की बात भी कर रहे हैं। क्या एम्प्लॉइज खुद की कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं? लीगली तो नहीं खरीद सकते। उनको बेनिफिट भी मिलता है उसमें, तो एम्प्लॉइज को अगर से बिरला हो गया, टाइप ऑफ टाटा हो गया, वो बेनिफिट दे रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, शेयर खरीदने को बेनिफिट। एक स्कीम होती है ईएसओपी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसका दूसरा नाम है स्वेट इक्विटी। सिर्फ उसी स्कीम के अंदर खरीद सकते हैं, अदरवाइज नहीं खरीद सकते। ओनर एक परसेंटेज रखता है कि पूरी 100 में से 10%, 5%, 8% मैं ईएसओपी रखता हूँ। शार्क टैंक में देखा भी होगा, ईएसओपी नाम लेते हैं। ईएसओपी के अंदर सिर्फ एम्प्लॉइज को उतने % शेयर मिल सकते हैं, बस। एम्प्लॉय अपने आप शेयर मार्केट में जाके नहीं खरीद सकता। ओनर एक बॉन्ड एफिडेविट साइन करके एम्प्लॉय को 2% शेयर दे सकता है। समझ आ गई बात? उसको शेयर मार्केट डीमैट अकाउंट वगैरह खोलने की जरूरत, ओनर ऐसे ही उसके नाम कर देगा, उससे बदले पैसा भी नहीं लेगा, क्योंकि एम्प्लॉय अच्छा काम करता है। उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको फंसाने के लिए, उसको फंसाने के लिए नहीं, उसको मोटिवेट करने के लिए, वो अच्छा काम करता है तो उसको पार्टनर बना दिया, कंपनी में ओनर बना दिया कि यार तू एक तो सैलरी तो लेगा, उस प्रॉफिट में हिस्सा भी ले। समझ आ रहा है? स्पीच सो तो नहीं गई है? क्या कह रहा है? तो अब आता है क्रेडिटर। क्रेडिटर को जानना है कि नहीं जानना? क्योंकि वो उधार के गुड्स बेचेंगे ही नहीं वरना। स्टॉक मार्केट में शेयर होल्डर होता है, इन्वेस्टर होता है, जब तक तूने इन्वेस्ट
नहीं किया तो इन्वेस्टर है। जब तो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा है, इन्वेस्ट करना चाहता है, इन्वेस्टर और शेयर इन्वेस्टर ही शेयर होल्डर बनता है। स्टॉक मार्केट वाला सेम है। गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी को टैक्स वगैरह के लिए जानना चाहते हैं, पब्लिक को क्यों जानना है? सर पब्लिक अपने खरीदे शेयर पब्लिक ये जानना चाहते हैं कि हाँ वेलफेयर, एक सोशल एनवायरनमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस पे पढ़ाएंगे आपको कि कोई सोशल कॉजेज करते हैं कि नहीं करते, क्या कंपनी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रही है कि नहीं बना रही। पब्लिक कैसे हुई फिर? वो इन्वेस्टर हुआ ना, वो तो है ना। पब्लिक वो है जिनको शेयर की जरूरत नहीं है, कंपनी में गवर्नमेंट कर दियो। वो जाना जाता है कि ये कंपनी अच्छा काम करती है कि नहीं करती, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के रिकॉर्ड्स कैसे हैं, वैसे जाने जाते हैं। अब एक फेवरेबल इमेज बन जाएगी उनके मन में। लास्ट कौन है जिसको गवर्नमेंट ने या लोगों ने या किसी पार्टी ने या वैसे किसी चीज के लिए कोई रिसर्च कर रहा है तो उनको प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब लगाना पड़ता है। तो क्योंकि मेरी कंपनी बहुत सारी कंपनी की रिसर्च कर रही है कि ये लोग कैसे प्रॉफिट कमाते हैं, वो मेरे को हेल्प करेंगी। आजकल हर कंपनी एक एनालिस्ट रखा हुआ है, डेटा एनालिस्ट, वो रिसर्च करता है, बाकी कंपनीज और मार्केट की स्टडी करता है, और मैं अपने स्किल्स कैसे इंप्रूव करूं, मेरी मार्केटिंग स्टैंडिंग कैसे बढ़े, वो मेरे को गाइडेंस मिलती है उसके। अब आता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। डबल एंट्री, जिसमें हम क्या करते हैं, हर चीज की 2 एंट्री, ये आप खुद पढ़ेंगे। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, सब कुछ आप घर पढ़ेंगे, मेरे को मैं सब कुछ करा चुका हूं। आप इसको पढ़ेंगे, आपके मन में अकाउंटिंग विजन चलती रहेगी। सिंगल एंट्री, यहाँ पे खाली एक पैराग्राफ है, क्योंकि वो सिर्फ दुकानदार छोटे मोटे लोग बनाते हैं, उसमें उनको डबल एंट्री करने की जरूरत, वो चैप्टर का लास्ट चैप्टर है इस बुक का। ठीक है, यहाँ पे आपका बुक खत्म होगी, 4 चैप्टर खत्म हो गया। अब जब लर्न करने का टाइम आएगा तो मेन काम लर्न करना है, खासकर हॉट्स और एमसीक्यूज। वेरी शॉर्ट तक लर्न करना है, शॉर्ट छोड़ देना हमेशा। चैप्टर लर्न करोगे वेरी शॉर्ट तक, कोई गाइड है, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं, ये बुक का चैप्टर जो ये जो पढ़ाया गया वो। अब चैप्टर नंबर 3 पे आ जाओ, वीडियो बंद करके दोबारा चलाओ।